जय साजा मैं हूं चौहान, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब नाम दावाला पाल। आज हम आपके लिए लेके हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का अध्याय 1 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संग्राम। 1870 से दशक से लेकर 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, जो राष्ट्रवाद की चेतना आई है, राष्ट्रवाद की भावना, उसके बारे में बात करें। किस प्रकार हुआ, कैसे ये संस्था स्थापित हुई, कैसे आंदोलन आने वाला, इसके बारे में बात करें। ठीक है, यह हमारा अध्याय का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 के दशक से 1947 तक भारत की स्वतंत्रता की गौरव गाथा। ठीक है, भारत स्वतंत्र किस प्रकार हुआ, उसकी गौरव गाथा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास का ये काल से पूरे महाद्वीप को एक राष्ट्र के रूप में पूरा था, इसके बारे में बात करेंगे कि एकता की भावना कैसे आई और राष्ट्र एक कैसे हुआ, हमें लोग यहाँ से कैसे बनाया, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अपने इस अध्याय को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं पहले अध्याय क्या। ठीक, विषय प्रवेश और ऐतिहासिक झलक। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि 19वीं सदी के अंत तक भारत में एक नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। पिछले अध्याय में हमने अंग्रेजों के कब्जे हमने देखा था कि किस प्रकार यहाँ पर कब्जा स्थापित किया, किस प्रकार रियासतों का अधिग्रहण किए और नए प्रशासनिक कानून को किस प्रकार लगाया, उसके बारे में अध्याय। ठीक, किसानों और आदिवासियों और महिलाओं और जनजाति और जाति व्यवस्था में आए बदलाव भारतीय समाज को झकझोर कर रख देते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद लोगों में ये सवाल उठने लगा था कि ये देश किसके लिए है और इसका असली मालिक कौन है। 1857 का विद्रोह तो वैसे तो विफल हो गया था, लेकिन इसके बाद लोगों में ये भावना आने लगी थी कि जो ये हमारा देश है वो किसका है, इसका मालिक कौन है, क्या अंग्रेज है, क्या हम हैं, ऐसी भावनाएं आने लगी। ठीक है, ठीक है, जिनमें उनमें। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश शासन से गहरा असंतोष। भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन से गहरा असंतोष होने लगा। क्यों ना, क्योंकि इन्होंने जो रियासतें हैं उनका अधिग्रहण करना प्रारंभ कर दिया और इन्होंने अपने जो कानून, जो गरीब जनता का शोषण किया, कानून इनके अपने कानून लगाए और उन पर शोषण किया इसके माध्यम से। ठीक है, भारतीयों के बीच ये एहसास गहराई से जमने लगा था कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की जिंदगी पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे। ठीक है, अंग्रेजों के मन, भारतीय जनता के मन में ये भाव आने लगा था कि अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज लोग हैं जो भारतीय पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं और यहाँ के संसाधनों को अपने नियंत्रण करके बैठे। ठीक है, हस्तकलाओं का पतन। ठीक है, यहाँ की जो हस्तकलाएं थी इनका अंग्रेजों द्वारा पतन किया गया। ठीक है, मतलब इन पर जो नुकसान किया गया, जैसे भारी लगान कर वसूल किया गया, भारी लगान लिया गया जनता से। अकाल जैसी स्थितियों ने जनता को अकाल में बांध दिया था कि बंगाल में अकाल वर्ष में 1 करोड़ लोग मारे गए थे। जनता को ब्रिटिश शासन का विरोधी बना दिया। ठीक है, इससे लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष आने लगा। ठीक है, लोग ये समझने लगे थे कि जब तक यह स्वतंत्र नियंत्रण खत्म नहीं होगा, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म नहीं होगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं होगा। ये लोगों के मन में भावना आने लग गई थी। ठीक है, आप देखो मुख्य कारण कौन कौन से थे, मुख्य कारण कौन कौन से थे जिनमें लोगों में ऐसी भावना आई कि अंग्रेज सत्ता में। तो पहले ये भी थी रियासत सिंध। ठीक है, जो राजा महाराजा से रियासत छीन ली गई, जो राजा विरोध में आ गया। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि सितारा हो गई, झांसी हो गई, सारी रियासतें छीन ली गई थी। और आर्थिक शोषण, गरीब जनता और आर्थिक शोषण के टैक्स वगैरह करवा दिए थे। और संस्कृति हस्तक्षेप। ठीक है, हमने पढ़ा था कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक हस्तक्षेप शुरू करने का शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो राष्ट्रवाद का उदय और नई चेतना। ठीक है, नई चेतना यानी चेतना है, नई भावना, चेतना लोगों में जगने लगी राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद का मतलब है कि ठीक है, अपने सभी हितों को छोड़कर राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखना। सभी भारतीय या सभी भारतीय जनता है, सभी के मन में अपने हितों को छोड़कर राष्ट्रवाद की भावना आने लगी, मतलब अपने देश को सर्वोपरि मानना, अपने देश से प्रेम करना। ठीक है, राष्ट्रवाद कहलाता। ठीक है, अब देखो उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर किया। ठीक है, ये जो हुआ है इस आंदोलन में से एक लोगों में एक सवाल बहुत जो लोगों के मन में आने लगा, वो सवाल था कि भारत है क्या है भारत ऐसा। ठीक है, ये सवाल लोगों के मन में आने लगा। ठीक है, इसका जवाब धीरे धीरे उनके सामने आने लगा, जैसे जाना तो धीरे सामने आने लगा। भारत का मतलब यहाँ की
जनता है। भारत का मतलब है कि भारतीय जनता, ठीक है, ये सवाल आएगा। और भारत यहाँ रहने वाले किसी भी, ये प्रश्न है कि जो भारत क्या है, इसका जो उनके जो उस समय जनता के मन में जो सवाल आया कि भारत क्या है, उसका जवाब ये है, ठीक है, कि भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, रंग, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है, ठीक है। जो लोग भारत में रहते हैं, या चाहे किसी प्रकार की भिन्नता हो, या लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, या उनकी भाषा के आधार पर, तो वो उन सब का घर है भारत, ठीक है। ये चेतना 1850 के दशक के बाद राजनीतिक संगठनों द्वारा, राजनीतिक संगठनों में दिखाई जाए, स्वतंत्र रूप से दिखाई देने लगी, ठीक है। 1850 के दशक के बाद 1857 में आंदोलन हुआ, तो क्रांति हुई, तो उसके बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आने लगी कि तो भारत क्या है, तो भारत सभी का है, ठीक है, यहाँ रहने वाले लोगों का घर है भारत। इन पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती आकर कब्जा करके बैठ गए हैं, इनको हटाने हैं, ठीक है। अब देखो प्रारंभिक राजनीतिक संगठन, ठीक है, जो जनता सुधार करने और आंदोलन, अंग्रेजों के विरोध में जो आंदोलन चलाने की राजनीतिक संगठन खोले गए, प्रारंभिक संगठन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा हो गई, मद्रास महाजन सभा और शिक्षित पेशेवर, ठीक है, शिक्षित पेशेवर लोगों ने भी अपने अपने रूप तरीके से अलग अलग संस्थान खोले और अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है। अब उसमें पूना महासभा, पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के लिए, यानी इसमें सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के 1870 और 1880 के दशक में बने संगठनों ने पूना सार्वजनिक सभा मुख्य थी, ठीक है, जो 1870 बने थे मुख्य थी। इसका लक्ष्य सभी वर्गों की समस्याओं को उठाना, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो समस्या है वो सभी वर्गों की समस्याओं को उठाना, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा, दक्षिण भारत में राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए इस सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण भारत में, ये महत्वपूर्ण दक्षिण भारत, ठीक है। ये संगठन भी शिक्षित पेशेवरों द्वारा संचालित, शिक्षित पेशेवर मतलब पढ़े लिखे लोगों द्वारा, ठीक है, पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे वो अंग्रेजों के विरोध में अलग अलग गतिविधियां करते थे, वो, ठीक है, वो शिक्षित पेशेवर, ठीक है, पेशेवर मतलब इन संसाधनों की बागडोर वकील पढ़े लिखे लोग माते, वकील, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी, जो आधुनिक विचारों से प्रभावित थे और जनता के विकास के लिए, जनता में राजनीतिक चेतना दिखाने के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया थी। अब देखो संप्रभुता आजादी की बुनियाद, ठीक है, संप्रभुता आजादी की बुनियाद। संप्रभुता का अर्थ होता है कि मतलब स्वयं का खुद का, ठीक है, किसी और का और का किसी पर नियंत्रण ना हो, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ संप्रभुता का अर्थ क्या है, ठीक है, तो बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र कदम उठाने की क्षमता क्या कहलाती है, संप्रभुता। बिना किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के कदम या वो आगे बढ़ने की क्षमता है, वो संपूर्ण कहलाती है। बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता क्या कहलाती है, संप्रभुता, ठीक है। और जो एक शब्द में पढ़ा था सार्वजनिक होता है सबके लिए, सभी यानी किसी भी आधार पर निर्णय होना है सभी के लिए उपयोग, वो सार्वजनिक होता है, ठीक है। सार्वजनिक शब्द का मतलब होता है सब लोगों का या सब लोगों के लिए, ठीक है। ये संगठन इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोक संपर्क हो, ठीक है, लोक संपर्क हो, ये राष्ट्रवाद का एक बुनियादी तत्व था, ठीक है, संप्रभुता राष्ट्रवाद का एक बुनियादी तत्व था। वे मानते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। इनका मानना था कि भारतीय संप्रभु हो और भारतीयों को अपने मामलों में निर्णय लेने की क्षमता उनके पास हो, वो भारतीय निर्णय अपने खुद के लिए निर्णय लेने के लिए भारतीय खुद स्वतंत्र हो, वो अंग्रेजों के अधीन ना हो, ठीक है। संप्रभुता मतलब किसी के अधीन नहीं हो, खुद। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसकी स्थापना किस प्रकार हुई उसके बारे में बात करें, ठीक है। दिसंबर 1885 ईस्वी में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का ऐतिहासिक फैसला लिया, ठीक है। जो देश भर के प्रमुख नेता थे, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रमुख 72 नेताओं ने मिलकर बम्बई में, उसका कॉलेज का नाम था देशपाल कॉलेज में, AOU की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना करते हैं, ठीक है। ये
मतलब जो अंग्रेजों के विरुद्ध बेरादरी से कार्य करने वाली संस्था थी। ठीक है, शुरुआती नेता मुंबई और कलकत्ता के शिक्षित और समृद्ध नागरिक थे। ठीक है, शुरुआत में जो नेता थे कलकत्ता मुंबई के शिक्षित और समृद्ध थे। उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों की आवाज को एक मंच की जरूरत है। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि भारतीयों की आवाज को या पहुंचाने या आवाज उठाने के लिए एक मंच की आवश्यकता है। ठीक है, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे एओयू। ठीक है, नाम याद रखना, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और इन्होंने भी इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीन लोगों ने से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एओयू ने भारतीयों को निकट लाने के लिए अहम भूमिका निभाई। ठीक है, ये कांग्रेस का जो स्थापना होती है उसमें प्रमुख सदस्य थे और ये 1852 स्थापित होती है मुंबई के तेजपाल कॉलेज में। ठीक है, आप देखो अंग्रेजों की दमनकारी कानून और उनके बारे में बात की। अंग्रेजों जो कानून लाए भारतीयों को लगाए गए जिससे भारतीयों में असंतोष की गहरी भावना हुई। ठीक है, इन्होंने हम बातें विरोध किया। देखो दमनकारी कानून जिसमें पहला कानून है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था? तो आर्म्स एक्ट ऐसा था कि जो भारतीय लोग हैं वो हथियार रखते हैं, वो पहले हथियार रखते थे, वो भारतीयों पर हथियार रखने की पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद भारतीय लोग हैं जो हथियार नहीं रख सकते। ठीक है, पहले ठाकुर वगैरह। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट क्या है? हथियार संबंधी। ठीक है, हथियारों की पाबंदी, हथियार रखने पर पाबंदी कब लाया गया था? 1878 ईस्वी। ठीक है, कब लाया गया था? 1878 ईस्वी में इसे हथियार रखने की पाबंदी भारतीय पर हथियार रखने की पाबंदी लगाने के लिए आर्म्स एक्ट लाया गया। ठीक है, 1877 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने आर्म्स एक्ट पारित किया। इसके तहत भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का कानूनी अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, इससे पहले जो भारतीय रखते थे अधिकार छीन लिए। ये कानून भारतीयों के प्रति अविश्वास और उनके आत्मसम्मान पर प्रहार प्रतीक था, जिससे असंतोष और गहरा हुआ। ठीक है, ऐसे इससे भारतीयों को ये लगने लगा कि अंग्रेज इन पर अविश्वास नहीं करते हैं, अविश्वास करते हैं, जिससे भारतीय मन में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, और वो एक और एक्ट है जो ये भी दमनकारी नीति के तहत लाया। ठीक है, जो दमनकारी थे कि भारतीयों को कमजोर किया जाए। ठीक है, भारतीय ऐसे कि भारतीय के खिलाफ आवाज ना उठा सके इसके लिए। ठीक है, अब देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये क्या था? बोलने पर हो। ठीक है, पहले जो आर्म्स एक्ट था वो हथियारों पर होता था कि भारतीय हथियार नहीं कर सकते थे, और वर्नाकुलर एक्ट है कि बोलने पर अधिकार। ठीक है, देखो उसी वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया ताकि सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। यानी जो भी लोग हैं, जो भी भारतीय हैं या अंग्रेजी सरकार की आलोचना कर रहा है तो उन्हें चुप कर या दबाकर या जेल डालकर चुप करवाया जा सकता है। ठीक है, उनकी आवाज को दबाया जा सकता है। उनकी भारतीयों की आवाज को रोकने के लिए वर्नाकुलर एक्ट लाया गया। ठीक है, इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज, किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक अंग्रेजों की सरकार की आलोचना है, किसी अफसर के प्रति कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले गए हैं, तो उस चीज छपी हो तो सरकार उस प्रिंट प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। ये प्रेस की आवाज पर हमला था। ठीक है, प्रेस की मतलब जो न्यूज वगैरह पहुंचाते हैं, उनकी भी जो जनता में न्यूज फैलाते हैं, न्यूज पहुंचाते हैं, उन पर भी ये नियम लगाया गया था कि जो अंग्रेजी सरकार के प्रति आलोचना करेगा या कुछ भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा तो उस पर भी एक लागू होगा। और इस एक्ट में ये बाकी जो उनकी जो उस प्रेस को भी अंग्रेज अपने अंडर में ले लेंगे, और जो उनकी प्रेस की जो संपत्ति है या प्रेस के मालिक की जो संपत्ति है उसको अधिग्रहण कर लेगी सरकार। ठीक है, अब देखो अल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, अल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी। ठीक है, इसके बारे में बात करें। 1883 ईस्वी में सरकार ने अल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करना था। ठीक है, मतलब भारतीय और ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिश न्यायाधीश थे वो भारतीय पर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, उनको अपराधी मानक कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय लोग भी भारतीय जज थे वो ब्रिटिश अधिकारियों को अगर कोई आरोपी है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया या कानून तय पर अपराध के तय पर मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, केस कर सकते चला सकते हैं। ठीक है, ये
इसलिए लाया गया था। इस पर विवाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसका पूर्ण विरोध किया कि भारतीय लोग अंग्रेजों पर कानून मतलब अंग्रेजों पर मतलब अपराधी घोषित करके उन पर मुकदमा नहीं चला सकते। ठीक है, जब अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और सरकार ने बिल वापस ले लिया। ठीक है, सरकार ने बिल इस बिल को पारित किया लेकिन इसको वापस ले लिया। ठीक है, लागू नहीं किया। तो भारतीयों को अंग्रेजों की असली नस्लवादी चेहरे का पता चल गया। ठीक है, इससे भारतीयों के मन में ये कि अंग्रेज अपने को समान नहीं समझते। ठीक है, जो भारतीय न्यायाधीश वगैरह जो पढ़े लिखे लोग जो काम करते उनके मन में ये विचार आने लगा, ये जो इनको समझ में आने लग गया कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको समान नहीं अपने समान नहीं समझ बराबर नहीं समझ। ठीक है, इस घटना ने एक अकेले भारतीय संगठन की जरूरत को और तीव्र करे। ठीक है, इस घटना से भारतीयों को एक करने का जो मन में भावना थी ये बोले कि वो और गहरी हो गई। ठीक है, कि अब हमें एक अखिल भारतीय संगठन को स्थापना करनी चाहिए जिसमें पूर्ण भारत। ठीक है, अब देखो दादा भाई नौरोजी राष्ट्र के पितामह थे, द ओल्ड मैन ऑफ राष्ट्र। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या थे? तो ये एक व्यवसायी थे। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन थे और प्रचारक थे। ठीक है, जो स्वतंत्रता ये बेसिकली ये इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है, इंग्लैंड मतलब वहाँ ब्रिटिश ब्रिटेन में रहते थे और उनकी संसद के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी लंदन में रहते थे। ठीक है, लंदन ब्रिटेन और ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ठीक है, उन्होंने ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक चेतना प्रदान की। ठीक है, इन्होंने भारतीयों को राजनीतिक चेतना प्रदान की। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण की पोल खोल दी। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें जो अंग्रेज लोग हैं भारत का आर्थिक शोषण करते थे इस पर उन्होंने भारतीयों को ब्रिटेन में इनकी पोल खोल दी और जो इसमें लिखा था उसके विस्तार से। ठीक है, वे कांग्रेस के सबसे सम्मानित प्रारंभिक नेताओं में से एक थे। ठीक है, ये कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में से एक थे और सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। ठीक है, समझ गए? उन्होंने किताब लिखी थी जिसमें द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो अंग्रेज लोग हैं भारतीयों का आर्थिक शोषण करते हैं। इन्होंने इस किताब में उसके बारे में विस्तार से लिखा और दुनिया के सामने रखा। ठीक है, कि किस प्रकार अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ आर्थिक शोषण करते हैं। ठीक है, अब देखो जो कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस किसके पक्ष में थी? ठीक है, कांग्रेस किसके पक्ष में थी इसके बारे में बात करते हैं। बदरुद्दीन तबैत जी। ठीक, बदरुद्दीन तबैत जी 1887 ईस्वी में कहा कि कांग्रेस किसी एक वर्ग या समुदाय की संस्था नहीं। ठीक है, कांग्रेस किसी एक वर्ग या समुदाय की संस्था नहीं, ये तबैत जी ने कहा। ठीक है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ये भारतीय समुदाय या भारतीय समुदाय सभी के लिए, कांग्रेस सभी के लिए। ठीक है, एक विशेष समुदाय के लिए संस्था नहीं है, ये बदरुद्दीन तबैत जी ने कहा। कांग्रेस ने शुरू से ही ये संकल्प लिया था कि पूरे भारतीय लोगों के हक में बोलेगी। ठीक है, कांग्रेस नेता चाहे वह किसी भी धर्म या क्षेत्र का हो। ठीक है, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम सभी भारतीयों के पक्ष में बात करेंगे, चाहे वो कोई सब धर्म मानता है, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जनजाति से संबंधित हो। ठीक, कांग्रेस की बात हो रही है। अब देखो कांग्रेस का मध्य मार्ग की दौरा। ठीक है, कांग्रेस का मध्य मार्ग की दौरा क्या है इसके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। अपने पहले 20 सालों 1885 से 1905 ईस्वी में कांग्रेस अपने तरीकों में नरमपंथ मतलब जो भी अंग्रेजों का विरोध हो रहा है वो शांतिपूर्ण कर रहा है। ठीक है, यानी किसी भी अहिंसक तरीके से या उग्र तरीके से विरोध नहीं करती, वो नरमपंथी से यानी वो बातचीत करके फैसला करते। ठीक है, ठीक है, 20 सालों में वे संवैधानिक प्रार्थनाओं और अपीलों में विश्वास रखती थी। ठीक है, संवैधानिक प्रार्थनाओं और विश्वास में रखती थी। पार्षदों का गठन, वे विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने पर मांग करती थी। जो अंग्रेजों की विधानसभा थी उसमें जो भारतीयों की संख्या है अंग्रेजों की तुलना में वो बहुत कम थी, वो बढ़ाने की मांग करते थे। ठीक है, समानता, वे चाहते थे कि भारतीयों को भी सरकार में उच्च पद दिए जाए। ठीक है, वे चाहते थे कि कांग्रेस ये चाहते थे कि जो भारतीय है उनको भी सरकार में उच्च पद दिए जाए। ठीक है, अंग्रेजों की तरह।
अब देखो सिविल सेवा का भारतीयकरण, ठीक है, सिविल सेवा का भारतीयकरण, इसके बारे में जानते हैं सिविल सेवा, ठीक है। उस समय आईसीएस सिविल सेवा की परीक्षा केवल लंदन में होती थी, जिससे भारतीयों का शामिल होना कठिन था, ठीक है। सिविल सेवा मतलब उस समय जो प्रेसिडेंस में जो कलेक्टर नियुक्त करते थे, उनकी जो परीक्षा होती थी, कलेक्टर नियुक्त करते थे, उनकी जो परीक्षा होती थी वो लंदन में होती थी, ठीक है, सिविल सेवा की परीक्षा, ठीक है। इसमें भारतीय का शामिल करना भी लंदन में होती है, यहाँ से पहुंच जाए। कांग्रेस ने मांग की कि यह परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना और नस्लवाद को खत्म करना। कांग्रेस ये चाहती थी कि ये परीक्षा भारत में हो और इसमें भारतीय भी भाग ले, भारतीय भी पास होकर उच्च पदों पर अधिकारी बने और प्रशासन में भारतीयों का भी हाथ हो, और जो सिर्फ अंग्रेज प्रशासक थे उनमें भारतीय आए तो नस्लवाद भी कम होगा, ठीक है। अब देखो कांग्रेस की महत्वपूर्ण प्रशासनिक मांगे क्या कहते थी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रशासनिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मांगे, ठीक है, कांग्रेस के राष्ट्रीय या जो भारतीयों को उद्देश्य लगता कि क्या मांग होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए ताकि न्याय स्वतंत्र हो सके, ठीक है। ये जो प्रश्न मांग थी कांग्रेस की थी कि जो न्यायपालिका है उसको, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहिए, ठीक है, इससे न्याय स्वतंत्र रूप से हो सके, कार्यपालिका का दबाव ना रहे उस पर। दमनकारी आर्म्स एक्ट को तुरंत निरस्त किया जाए, ठीक है। दमनकारी जो आर्म्स एक्ट था, जो हथियार रखने की जरूरत था, हथियार वालों में था, उसको निरस्त किया जाए, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, ये प्रमुख मांगे थी। पहला तो आर्म्स एक्ट को रद्द किया जाए और दूसरा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग किया जाए, जिससे न्याय स्वतंत्र रूप से हो सके, और प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति और बोलने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार दिया जाए। अब देखो गरीब और अकाल के मुद्दे, ठीक है, गरीबी और अकाल के मुद्दे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने साबित किया कि ब्रिटिश शासन की वजह से भारत में गरीबी और अकाल बढ़ रहे हैं, ठीक। कांग्रेस ने यह साबित कर दिया था कि जो अकाल और जो गरीबी है वो उसके मुख्य रूप से कहीं ना कहीं कारण है, तो ब्रिटिश शासन है। लगान बढ़ने से किसान विपन्न हो रहे थे, लगान बढ़ने से किसान बहुत ज्यादा गरीब हुए थे, ठीक है। अनाजों की भारी निर्यात की वजह से देश में खाद्य पदार्थों की कमी आ गई, ठीक है। जो अंग्रेज हैं वो बाहर जो खाद्य सामग्री है उनको बाहर लेकर आते थे, बाहर लेने लगे, तो जो देश में है जो खाने की वस्तु है उनकी कमी आ गई, ठीक। कांग्रेस ने लगान कम करने और फौजी खर्च में कटौती की मांग की। कांग्रेस ने यह मांग की कि जो जनता का जो टैक्स वगैरह है, लगान है, उनको कम करना चाहिए और जो सेना पर खर्च किया जाता है उसमें भी कटौती करनी चाहिए, ठीक है। उसकी तुलना में किसानों पर भी ध्यान रखें, ठीक है। और वनवासी और मजदूरों की आवाज, वनवासी आदिवासियों की और मजदूरों की आवाज के बारे में बात करते हैं। यदि भी कांग्रेस में शिक्षित वर्ग अधिक था, ठीक है, कांग्रेस लोग पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, फिर भी उन्होंने वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। वनवासियों की समस्याएं बढ़ रही है, उनके खिलाफ भी उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और दिखा, ठीक है। विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले खराब बर्ताव का कड़ा विरोध किया, ठीक है। जो भारतीय लोग बाहर मजदूरी कर जाते थे उनके साथ साथ जो भेदभाव या अन्याय होता था उनका भी कांग्रेस ने विरोध किया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस केवल जमींदारों की नहीं बल्कि आम जनता को भी नहीं करती। इससे ये साबित होने लग गया था कि कांग्रेस है जो केवल जमींदारों की नहीं है, वो आम जनता की भी प्रतिनिधित्व करती है सरकार, ठीक है। अब देखो जनमत निर्माण के प्रयास। जनमत का मतलब होता है जनता का मत, ठीक है, जनता का मत या जनता का योगदान, ठीक है, जनता की भागीदारी। मध्यम मार्ग के नेताओं ने लेखों और अखबारों के माध्यम से जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराया, ठीक है। जो मध्य वर्ग मार्ग के नेता थे उन्होंने अखबारों और लेखों के माध्यम से जो अंग्रेजों हैं या ब्रिटिश शासन का जो अन्यायपूर्ण तरीका है उसको जनता के सामने खोल रखा, ठीक है। जनता को ब्रिटिश शासन का बताया तरीका कि किस प्रकार लोगों के साथ न्याय करते हैं, ठीक। उन्हें लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय नहीं, न्यायप्रिय हैं, ठीक है। उन्हें लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और अगर उनकी न्याय संगत मांग विनम्रता से रखी जाए तो वे
स्वीकार कर लेंगे। वे सीधे संघर्ष की जगह निवेदन की राजनीति में विश्वास करते। ठीक है, उनको लगता था कि अंग्रेज न्यायपूर्ण है और उनकी जो न्यायपूर्ण मांगे हैं अंग्रेज उनको मान लेंगे। ठीक है, ऐसा मध्यम मार्गी कांग्रेस के जो मध्यम मार्ग थे उनका मानना था। ठीक है, उनको लगता था कि हम इसे निवेदन देंगे और हमारा निवेदन कांग्रेस जो ब्रिटिश सरकार है वो मान लेने स्वीकार कर लेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आक्रामक ठीक है, आक्रामक राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, आक्रामक राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, जो आक्रामक मतलब जो उग्रपंथी, उग्र यानी जो से अंग्रेजों के विरोध में हथियार वगैरह लेके विद्रोह वगैरह करा। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से लोकमान्य बाल तिलक, लोकमान्य बाल तिलक या लोकमान्य बाल तिलक के बारे में बात। ठीक है, ये मुख्य रूप से बात है। ठीक है, 1890 के दशक तक बहुत से लोग कांग्रेस के नरम नीतियों पर सवाल उठाने लगे। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पर निवेदन देती थी और सरकार उसको रद्द कर देती थी और पास नहीं करती थी। इस प्रकार से लोगों ने कांग्रेस की कांग्रेस इतनी नरम मतलब इतनी कमजोरी क्यों दिखाई गई है उनके सामने, तो इस पर भी सवाल उठा रहे। ठीक है, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इनको लाल बाल पाल भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, ने आत्मनिर्भरता की ओर जोर दिया और ये निर्माण करते हैं गर्म पंथ। ठीक है, उग्रपंथी। ठीक है, तिलक के प्रसिद्ध नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, ये स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, और प्रमुख उग्रवादी नेता या जो आक्रामक नेता थे, आक्रामक राष्ट्रवाद के नेता थे, जो प्रचारक थे, उनमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय प्रमुख नेता थे। ठीक है, और इनको शॉर्ट में लाल बाल पाल भी कहते हैं, हाँ याद रखना। ठीक है, ये एक अखबार है केसरी। ठीक है, मतलब केसरी अखबार में खबरें छपती थे। ठीक है, बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन, बंगाल को दो हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, इसका विरोध देखते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन, उस समय जो बंगाल का विभाजन होता है उस समय लॉर्ड कौन था? जो बंगाल का नवाब था वो कर्जन था। ठीक है, याद रखना, कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, लेकिन इसका असली उद्देश्य बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना था और जनता को धार्मिक आधार पर बांटना था। ठीक है, ये जो कर्जन ने विरोध में 1905 ईस्वी में बंगाल बन गया, इसने ऐसा कहा कि मैं प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बंगाल को दो भागों में बांटा। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ये था कि जो बंगाल के प्रमुख नेता उभर रहे हैं अंग्रेजों के विरोध में, उनको अलग करना था और धार्मिक रूप से हिंदू मुस्लिम का विवाद करके उन्हें जनता को आपसे भटकाना था। ठीक है, इस फैसले ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ दी। ठीक है, इस फैसले ठीक है, नरम दल और गरम दल दोनों ही इस विभाजन में डटकर लड़ना। ठीक है, नरम दल तो कांग्रेस पुरानी चली आ रही थी और जो गरम दल था ये लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल वाला। ठीक है, जो ये दोनों इसके विभाजन से, बंगाल विभाजन से दोनों डटकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे थी और दोनों साथ में आ गए कि हम। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार, इसके बारे में बात करें। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ तो इसके विरोध में लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। स्वदेशी का मतलब, ठीक है, इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जिसमें हम बात जानते हैं खादी वगैरह उद्योग। इसमें स्वदेशी आंदोलन मतलब जो भारत में उत्पन्न चीजें हैं, जो भारत में बन रही हैं, उनका हमें उपयोग करना चाहिए। जो बाहर विदेशों से वस्तु आ रही है उनको खरीदना नहीं चाहिए या बहिष्कार करने का अवसर कर। ठीक है, आंध्र के इलाकों में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र के इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम था, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया और हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। ठीक है, ये जो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था, जो आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन इसमें हजारों लोग शामिल हुए। ठीक है, जो यहाँ चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, तो वंदे मातरम आंदोलन क्या है? तो जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में आंध्र प्रदेश में चालू हुआ वो वंदे मातरम। ठीक है, अब देखो मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना ये कहाँ होती है? ढाका में होती है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश है। अभी वर्तमान हम जो बांग्लादेश पढ़ते हैं, पहले उस समय आजादी से पहले या जो पढ़ते हैं उसमें पूरे बंगाल के साथ में बांग्लादेश साथ में। ठीक है, और वहाँ की राजधानी ढाका है और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है,
1906 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के तुरंत एक साल बाद ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में, वर्तमान बांग्लादेश में। ठीक, उस समय भारत का हिस्सा था। तो जो बंगाल विभाजन होता है उसके एक साल बाद 1906 ईस्वी में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गठन हुआ। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, ये जो मुस्लिम लीग थी इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, लेकिन जो कांग्रेस के जो गर्मपंथी धर्म थे इन्होंने बंगाल का विभाजन हुआ था उसका विरोध किया। ठीक है, मुस्लिम लीग अंग्रेजों के समर्थन में थी, कर्जत के समर्थन में थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन हो, क्योंकि उस समय जो बंगाल की स्थिति है उसमें मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी। ठीक है, इसी कारण मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो देखो 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ये मांग मान ली। ठीक है, किसकी? मुस्लिम लीग की, जिससे राजनीतिक सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। ठीक है, इससे ये हुआ जो मुस्लिम लीग ने मांग रखी कि जो मुसलमानों के लिए है अलग से निर्वाचन हो। ठीक है, और इससे अंग्रेजों को एक फायदा हुआ, ये हुआ कि जो पहले जो एक हो रहे थे हिंदू और मुस्लिम एक होकर कांग्रेस के रूप में सब अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, वो दोनों जो सांप्रदायिकता पहले लगे। ठीक, जो मुस्लिम लीग थी वो अंग्रेजों के समर्थन में आ गई थी कि विभाजन होना चाहिए, और जो हिंदू संगठन थे और जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि जो बंगाल का विभाजन है वो रद्द करना चाहिए। ठीक है, आप देखो 1907 ईस्वी में क्या होता है, कांग्रेस खुद दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल। ठीक है, गरम दल के बीच मतभेद बढ़ जाता है, कांग्रेस के दो नरम दल और गरम दल। ठीक है, जो कांग्रेस टूट गई और मध्य मार्गी बहिष्कार की राजनीति के खिलाफ थे। ठीक है, हालांकि 1915 ईस्वी में दोनों खेमों में फिर से एकता हुई और 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौते के जरिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ आ गई। ठीक है, उस समय अलग थे लेकिन कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, तो एक नरम दल बन गया, एक गरम दल बन गया। और 1916 ईस्वी में जब लखनऊ में 1916 ईस्वी में जो समझौता हुआ उसके तहत दोनों साथ में आ गई और मुस्लिम लीग भी जो संगठन थे कांग्रेस के उसके समर्थन में आ गई। ठीक है, पहले अंग्रेजों के समर्थन थी और बंगाल का विभाजन मान थे। ठीक है, अब देखो प्रथम विश्व युद्ध के और भारत। ठीक है, इसमें क्या देखो, प्रथम विश्व युद्ध और भारत, ये युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार को रक्षक वेग बढ़ाना पड़ा। ठीक, जो युद्ध में जो आवश्यकता पड़ी, ब्रिटिश जो युद्ध हुआ था उस समय इंग्लैंड भी जो ब्रिटिश युद्ध में शामिल था प्रथम विश्व युद्ध में, तो जो उनको अधिकार जो यहाँ के जो सैनिक वगैरह और आय की आवश्यकता थी, जिसके लिए करों में भारी इजाफा किया गया। ठीक है, इसके लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी करों या टैक्स लगाने की मात्रा अधिक बढ़ा दी। ठीक है, जरूरी चीजों की कीमत आसमान छूने लगी। ठीक है, हालांकि युद्ध सामग्री की मांग बढ़ने से भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। युद्ध सामग्री की मांग बढ़ने पर जो भारतीय जो उद्योग थे उनमें भी विकास हुआ। ठीक है, टाटा जैसे व्यवसायी समूह, उस समय टाटा समूह, व्यवसायिक समूह और अधिक विकास की मांग करने लगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं भारतीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बढ़ते हैं कि जो गांधी जी का आगमन होता है। ठीक है, गांधी जी का आगमन, गांधी जी 1915 ईस्वी में आते हैं, पहले उस समय अफ्रीका में थे, अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत आते हैं। ठीक है, गांधी जी का आगमन भारत में 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे और यहाँ उन्होंने नस्ल भेदी शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष किया। ठीक है, भारत लौटकर उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को हालात को समझा और वे जल्द ही सर्वमान्य जननेता बन गए। ठीक है, उन्होंने भारत का दौरा किया और यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की और इनकी समस्याओं को समझा और भारतीय लोगों को जागरूक करना शुरू किया और अंग्रेज जनता के खिलाफ आवाज उठाने का प्रमुख नेता बन गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं गांधी जी की शुरुआती प्रयोग। ठीक है, गांधी जी ने कौन कौन से कार्य किए हैं, मतलब शुरुआत में जो गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन वगैरह किए हैं या कौन कौन से के बारे में बात करते हैं। पहला है चंपारण, 1915 में आते हैं और 1917 ईस्वी में चंपारण में आंदोलन करते हैं। ठीक है, ये चंपारण आंदोलन जो नील खेती में नील पटा उसने का हो रहा है। ठीक है, नील खेती
करने वाले किसानों के हक में था। ठीक है, नंबर आपको नील के बारे में विस्तार से बता दिया, आप अगले देखना। ठीक है, और उसके बाद एक साल बाद 1918 ईस्वी में खेड़ा में होता। ठीक है, खेड़ा आंदोलन करते हैं, लगान माफी के लिए किसानों का अहिंसक संघर्ष होता है। ठीक है, जिसमें गांधी जी वगैरह से करते हैं। ठीक है, और 1918 में ही अहमदाबाद में भी एक होता है। ठीक है, मिल मजदूरों की मांगों को लेकर सफल हड़ताल की जाती है, जिसमें गांधी जी प्रमुख रूप से होते हैं। गांधी जी के कुछ प्रमुख प्रयोग थे जो अंग्रेज सरकार के विरोध में थे। ठीक, पहला है चंपारण 1917, दूसरा खेड़ा 1918 और अहमदाबाद। ठीक है, जो चंपारण का है वो नील खेती किसान के लिए था, और जो खेड़ा का है वो लगान माफी के लिए, और जो अहमदाबाद का है वो मिल मजदूरों को लेकर था। ठीक है, अब देखो रोलट सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में। रोलट सत्याग्रह क्या था 1919 में। 1919 में अंग्रेजों ने रोलट कानून पास किया। 1919 क्या था ना, 1919 में अंग्रेजों ने रोलट कानून पास किया जो अभिव्यक्ति की आवाज को खत्म करा। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को, जो सरकार के विरोध में जो विचार रखे जा रहे हैं, या फिर जो भी विरोध थे, जनता के सामने जनता को जागरूक करने के जो विचार रख रहे थे, उन पर रोक लगाने के लिए 1919 में रोलट एक्ट लागू किया। ठीक है, गांधी जी ने इसका विरोध किया। ठीक है, गांधी जी ने इसे शैतान की करतूत कहा। ठीक है, गांधी जी ने इसको किस नाम से कहा है, क्या कहा, तो शैतान की करतूत। तो ऐसे रखना कैसे बात पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने शैतान की करतूत किसे कहा, तो रोलट एक्ट को कहा था। और रोलट एक्ट क्या था, तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए बनाया गया। उन्होंने 6 अप्रैल को अपमान और याचना दिवस मनाया। ठीक है, जिसमें लागू हुआ 6 अप्रैल को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। ठीक है, कि हम ये हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता की आवाज बुलंद। ठीक है, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ठीक है, अखिल भारतीय इसमें ये विशाल था। ठीक है, इन जो पहले जो खेड़ा चंपारण या अहमदाबाद का हुआ है उसकी तुलना में ये बहुत बड़ा और व्यापक था। ठीक है, ठीक है, और इसके तहत 1919 में 13 अप्रैल 1919 को होता है जो बहुत ही विध्वंसक होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसमें जनरल डायर जो आप स्मारक देख रहे हैं, जलियांवाला बाग में भी जो वर्तमान में स्मारक बना हुआ है। ठीक है, वहां पर ऐसा होता है, एक सभा चल रही थी, देखो 20,000 से अधिक लोगों पर जनरल डायर है, वो गोले चला कर उनकी हत्या कर। ठीक है, तो देखो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने बैसाखी का पर्व मना रहे थे। बैसाखी पर्व मना 73 लोगों पर गोलियां चलवाई, इसमें हजारों लोग मारे गए। इस तुलना में 20,000 लोग मारे गए। ठीक है, जनरल डायर में। ठीक है, बैसाखी पर्व, इस घटना से शुद्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली। ठीक है, ये इस घटना इस प्रकार थी, इसलिए इस घटना ने पूरे देश को उस समय झकझोर दिया था। और जो इसके प्रमुख नेता थे, जो उन्होंने अंग्रेजों से जो उपलब्धियां प्राप्त होती है, वो सब उन्होंने जो बातें लौटानी शुरू करी। ठीक है, अंग्रेजों को देनी शुरू कर दी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर नाम आता है। रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड। ठीक है, जो नाइटहुड की उपाधि है वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी। ऐसी घटना हुई तो अंग्रेजों को पूर्ण रूप से विरोध में आ गए। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि कौन त्यागते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों त्यागते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, उनके मन में अंदर प्रति। अब देखो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या है, तो ये बताएंगे, ये जो तुर्क में चल रहा है। ठीक है, तुर्की के सुल्तान खिलाफा पर थोपी गई सख्त संधि के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा अवसर माना और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का आग्रह किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का किसी भी रूप से सहयोग नहीं किया। ठीक है, या आर्थिक धार्मिक किसी भी आधार पर अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। ठीक है, इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, समझते हैं खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये क्या हुआ था, ये तुर्की के सुल्तान है उन पर जो संधि थोपी गई थी उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था। और इसमें जो प्रमुख थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ठीक है, इसी के तर्ज पर हम गांधी जी ने मौका देखा कि अब हिंदू और मुस्लिम एकता का अच्छा अवसर है, तो 1920 ईस्वी में वो असहयोग आंदोलन की आह्वान करते हैं कि असहयोग आंदोलन करना चाहिए। तो अब देखो सरकारी तंत्र का बहिष्कार। ठीक है, लोगों ने
गांधी जी के नाम पर असहयोग आंदोलन चलाया और सरकारी तंत्र का बहिष्कार करना शुरू किया, सरकारी तंत्र को मान्य नहीं, ठीक है। उसको देखो, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेज छोड़ दिए, ठीक है। जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कॉलेज और स्कूल थी जो भारतीय विद्यार्थियों ने छोड़ दी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू पंडितलाल नेहरू पता थे और प्रमुख वकील भी हुए रहे, ठीक है, ठीक है। इन्होंने भी अपनी वकालत करनी छोड़ दी, ठीक है। विदेशी कपड़ों की होली धुलाई की, ठीक है, मतलब विदेशी कपड़े, जो भी विदेशी कपड़े पहने थे होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों को जलाया गया, उनका पहनना बहिष्कार किया गया, ठीक है। जिसकी आयात पर भारी गिरावट है, ठीक है। बाहर से जो कपड़े ला रहे हैं उनकी आयात में गिरावट है, ठीक है। यहाँ से बहिष्कार कर दिया कि विदेशी कपड़ों को नहीं खरीदा जाएगा, जो भी पहले थे उनको सबको जलाना शुरू कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो जनता अपनी पहल करनी, ठीक है, जनता की अपनी पहल करनी, इसके बारे में बात करते हैं। आंध्र के गुंटूर में आदिवासियों ने वन सत्याग्रह किया, ठीक है। तो याद रखना वन सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्र में गुटूर एक जगह है, वहां पर आदिवासियों ने वन सत्याग्रह किया। असम के चाय बागान मजदूरों ने गांधी जी के नाम पर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग की, ठीक है। और किसानों और गरीबों के लिए गांधी जी एक मसीहा बन गए, ठीक है, मसीहा बन गए और जो उन्हें कष्ट से छुटकारा दिला सके, ठीक है। अब जो आदिवासी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको ऐसा लगना बन गया था, जब गांधी जी की इमेज उनके मन में ऐसी बन गई थी, मसीहा को लोग मान लगे, लोगों ऐसा लगने लगा कि गांधी जी ही हमें इन कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इनसे हमें गांधी जी ही आजाद करवा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो जो बंगाल जो असल में हुआ था, वो चाय बागान में जो बुजुर्ग मजदूर काम कर रहे थे उनको जो तनख्वाह कम मिल रही थी, इसकी वजह से, ठीक है, हमें वो चाहते थे कि गांधी जी के नाम पर हमें तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ठीक है। अब देखो आंदोलन की वापसी, आंदोलन वापस क्यों लिया गया इसके बारे में बात करें, ठीक है। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया इसके बारे में बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की वापसी, ठीक है, आंदोलन की वापसी 1922 ईस्वी में होती है, ठीक है। फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी एक कांड होता है उत्तर प्रदेश में, एक जगह है चोरी, ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जगह है चोरी। फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी उत्तर प्रदेश में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिससे 22 पुलिस वाले मारे गए, ठीक है, ठीक है। गांधी जी थे वो अहिंसा के पक्ष थे, गांधी चाहते थे कि हमें अहिंसक रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए, ठीक है। यानी अंग्रेजों को ऐसे नहीं कि बस विरोध करना चाहिए, लेकिन हमें शारीरिक रूप से कष्ट देना चाहिए, आपको उन पर हमला वगैरह नहीं करना चाहिए, इसके पक्षधर थे। लेकिन जब फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चोरी स्थित पुलिस थाने में जो किसानों की भीड़ जाती है और उस पुलिस थाने में आग लगा देती है, जिससे उस पुलिस थाने के अंदर जो कर्मचारी थे लगभग 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। इससे फिर गांधी जी अपना आंदोलन वापस लेते हैं। गांधी जी हिंसक आंदोलनों के सख्त खिलाफ थे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लिया और इसके बाद कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में लग गई, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने जो घटना हुई तो गांधी अहिंसा के पक्षधर थे, ठीक है। जो हिंसक जो गतिविधियां हैं उनके विरोध में थे गांधी जी हिंसक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, इसमें दोनों तरफ नुकसान होगा, ठीक है, हमारी तरफ भी नुकसान होगा और अंग्रेजों की तरफ भी नुकसान होगा, ठीक है। जो ये चोरी कांड हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब लिया, तो 1922 ईस्वी में वापस लिया और प्रमुख कारण था चोरी कांड में क्या हुआ था, तो फरवरी 1922 ईस्वी में एक किसानों की भीड़ में या किसानों के एक विद्रोह यात्रा ने पूरे चोरी में स्थित एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब देखो भगत सिंह और क्रांति की लहर, ठीक है, जो अपने जाएंगे भगत सिंह और क्रांति की लहर, क्रांतिकारी लहर, ठीक है। भगत सिंह और उनके साथियों ने अमीर शोषकों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने 1928 ईस्वी में असरा की स्थापना की, ठीक है, असरा की स्थापना की थी, इसने की थी भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने। इन्होंने जो ब्रिटिश शासन और जो जमींदार जो अमीर लोग हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं इनके खिलाफ आवाज उठाई और इनके खिलाफ बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, भगत सिंह का ऐसा कोई मकसद नहीं था किसी की जान लेना नहीं था, ठीक है, बल्कि बहरों को सुनाना था, ठीक है, बहरों को सुनाना था, ये उनका वाक्य बहरों को सुनाना था, जो भारतीय जनता, ठीक है, बहरों को सुनाना था।
और 23 मार्च 1931 ईस्वी को उन्हें फांसी दी जाती, ठीक है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में इनको फांसी दी जाती, ठीक है। भगत सिंह और उनके सारे राजगुरु और सुखदेव को, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह तीनों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो वर्तमान लाहौर है, लाहौर जेल में फांसी दी जाती, ठीक है। इनका, ठीक है, ये गरीब जनता के पक्ष कर, ठीक है, गरीब जनता का जो अमीर लोग जो गरीबों को शोषण करते हैं इनके विरोध में आवाज उठाई थी। अब देखो साइमन वापस जाओ, ठीक है, साइमन वापस जाओ 1927 में लागू, ठीक है। साइमन 1927 ईस्वी में लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा गया, ठीक है। ब्रिटेन से एक आयोग भारत भेजा गया जिसका नाम था साइमन आयोग, ठीक है। साइमन आयोग जो उसके अध्यक्ष थे उनका नाम था लॉर्ड साइमन, ठीक है। 1927 ईस्वी में लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा गया जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका मुख्य तो यही होगा कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय से लगे लगे इसमें कोई भारतीय सदस्य है ही नहीं, तो वो भारत के पक्ष में कैसे बातें करेगा या भारतीय के पक्ष में कैसे बातें करेगा, वो दूसरे के पक्ष में बात करेगा। इसका एक मुख्य कारण ये था जो कि वे भारत पहुंचे तो पूरे भारत ने साइमन गो बैक के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और इसे राष्ट्रीय चेतना और मजबूत हुई, ठीक है। इससे राष्ट्रीय चेतना और मजबूत हुई और साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हुए, ठीक है। साइमन वापस जाओ, ठीक है। तो साइमन के अध्यक्षता में साइमन आयोग कहां से भेजा गया था? ब्रिटेन से भेजा गया, ठीक है। ब्रिटेन की संसद से इसका प्रमुख इसका विरोध क्यों किया गया? इसलिए किया गया था इसमें कोई भी सदस्य वो भारतीय नहीं था, ठीक है। जिससे भारतीय में समझ लगा कि ये हमारे स्वतंत्र भारत। अब देखो पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1929 ईस्वी में लोगों को पूर्ण स्वराज की संकल्पना आती है जिसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात है, ठीक है। अब देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन होता है, ठीक है। जिसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कौन रखता है? जो समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव रखा जाता है और वो कब होता है? 1929 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे उस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी आधार पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऐसे ही, ठीक है, 1930 ईस्वी, ठीक है, 1930 ईस्वी 26 जनवरी 1930 में मनाया गया। अब भारत की आजादी की, ठीक है, अब केवल भारत की जनता पार्टी अंग्रेजों से आजाद हुई, ठीक है। ये कौन सा दिवस की बात है? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, इसके बारे में बात करते हैं। नमक पर टैक्स वसूलना पाप मानकर गांधी जी ने 1930 ईस्वी में साबरमती से दांडी तक 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लगाकर दांडी तक गुजरात में 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। ये इसलिए था क्योंकि गांधी जी को लगा कि जो नमक पे टैक्स लगाया जा रहा है वो गलत है, ठीक है, वो हटाना चाहिए। तट पर नमक बनाकर उन्होंने कानून तोड़ा, ठीक है, तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा और इसमें अमीर गरीब पुरुष महिला सभी वर्गों को हिस्सा लिया, ठीक है। इस जो दांडी यात्रा थी गांधी जी की, इसमें पुरुष जो भी अमीर गरीब लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने महिला पुरुष सब ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। तो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। क्या था? तो साबरमती से लगाकर दांडी तक गांधी ने पैदल यात्रा की और वहां जाकर उन्होंने गांधी ने नमक बनाया, ठीक है, यही था। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, ठीक है। अब महिलाओं का योगदान देखते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ लिया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान देखते हैं, ठीक है। कर्नाटक की अंबाबाई, ठीक है, कर्नाटक की अंबाबाई और सरोजिनी नायडू, ठीक है, कर्नाटक की अंबाबाई और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने लाठियां खाई, जेल गई। उन्होंने शराब की दुकानों पर घेराबंदी की और प्रेम गालियां निकाली, ठीक है। महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी ताकत प्रदान की और समाज में उनकी स्थिति को बदला, ठीक है। इससे ये साबित हो गया कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ योगदान दिया, जिसमें प्रमुख रूप से अंबाबाई और सरोजिनी नायडू, ठीक है, कर्नाटक की। इन्होंने जो शराब की दुकानें हैं उनको घेराबंदी की और बंद करवाने में रैलियां वगैरह निकाली, ठीक है। इससे उनकी जो पहले समाज थी, इससे जो हमारा जो आंदोलन था, राष्ट्रवाद की भावना थी, इसमें एकता आने लगी और
जो ऐसे लगने लगा कि अब महिलाएं भी कमजोर नहीं है पुरुषों की तरह, महिलाएं भी इस आंदोलन को मजबूत कर सकती है, ठीक है, महिलाओं की स्थिति भी बढ़ जाती है। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किया गया, तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 ईस्वी में। पूरे विश्व, ठीक है, पूरे नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने की चेतावनी दी और नारा दिया, करो या मरो का। तो याद रखना, करो या मरो का नारा कब दिया, किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया। और कब दिया, जब गांधी जी और भारत छोड़ो आंदोलन लाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन देते हैं, करो या मरो का नारा दिया 1942 ईस्वी में। लाखों लोग सड़क पर उतर आए और सरकार ने भीषण दमन किया, ठीक, सरकार ने भीषण दमन किया, हजारों गोलियां चली, लेकिन आजादी की लहर दबाई नहीं जा सकती, ठीक है। इसके विरोध में तो हजारों लोग सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने गोलियां वगैरह चलाई और इसमें लाखों लोग मारे गए, लेकिन ये जो राह है आजादी की वो कमजोर नहीं हुई, ठीक है। असली आंदोलन कब चलाया गया, नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, 1942 में, ठीक है। अब देखो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, ठीक है, आज हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। और सुभाष चंद्र नारा भी इसके बारे में तस्वीर किसी कारण बस आई नहीं, ठीक है, इसके लिए सुभाष बाबू ने देश के बाहर जाकर आजाद हिंद फौज का गठन, ठीक है, जापान जाकर जापान के गठन करते हैं, वियतनाम जापान, ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, जैसे बोल रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। दिल्ली चलो नारा कौन देते हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं और दिल्ली चलो का नारा देते हैं, ठीक है। यदि भी उनका सैन्य अभियान पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन उनके साहस में ब्रिटिश हुकूमत की नींव डाली, ठीक, लेकिन उनका आंदोलन था वो तो सफल नहीं हुई सेना, लेकिन अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब देखो उसके बाद पढ़ते हैं स्वतंत्रता और विभाजन, ठीक है। भारत 1947 में आजाद हुआ और भारत 1947 में ही भारत का विभाजन हुआ, जिसे हम वर्तमान में देखते हैं भारत पाकिस्तान है। उस समय भारत पाकिस्तान के दो हिस्से किए गए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, और आज जो पाकिस्तान है वो अभी जो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। और भारत के दो हिस्से किए गए, ठीक है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और तुरंत, परंतु ये खुशी विभाजन की पीड़ा के साथ आई, ठीक है। आजाद तो हो गया, लेकिन ये खुशी विभाजन के, मतलब इसमें विभाजन का दुख शामिल था, ठीक है। लाखों लोग विस्थापित हुए, ठीक है, लाखों लोग विस्थापित हुए, इससे मतलब ये धार्मिक रूप से आजाद हो गया था, ठीक है, कि मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो इसमें ये हुआ कि जो अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ से जो हिंदू हैं वो भारत आना चाहते थे, और जो यहाँ से जो मुसलमान थे जो उस समय जो चाहते थे कि शायद हम मुस्लिम देश है तो हमारे लिए वहाँ से तो मुस्लिम हो जाते थे। तो इस भाग में लाखों लोगों की मृत्यु वगैरह हुई इसके, ठीक है। एक नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया और भारत की शक्ल सूरत बदल गई, ठीक है। लेकिन आज़ादी का शुरू हो चुका था, ठीक है। आज़ाद हो गए थे, लेकिन आज़ादी हमारे विभाजन के साथ है, भारत दूसरों में बढ़ गया, ठीक है। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। आप जरूर बताना आप क्लास कैसे लगी, ठीक है।